लेक्चर 62 स्टार्ट करते हैं। खामोश हो जाएं। ये टेस्ट की रिपोर्ट मेरे सामने है। इसमें 3 बच्चों के 100% नंबर हैं। सैयदा, तकवा, मुंतहा, दुआ, इनके 10 में से 10 नंबर हैं। और साद अली, अतहर, मोहम्मद गुफरान ये हाइब्रिड में टॉप पर हैं, लेकिन 10/10 नहीं है। और हाइब्रिड 2 में आयशा, फातिमा, मदिया ये 3 टॉप पे हैं। 5 में से 3 टॉप पे हैं। लेकिन इन सब के लिए मेरी तरफ से क्लैपिंग। लेकिन मैंने ये सुना है कि आप लोगों ने ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाले टेस्ट का रिजल्ट था, मैंने डिस्कस नहीं किया। असल में ना हम इतना वो मजाक जो मैं करता था वो एक साइड पर रख के अब बात कर रहा हूँ कि वाकई हम लोग रोज इतना पढ़ रहे हैं कि मुझे इतना टाइम और मौका ही नहीं मिला कि मैं टेस्ट ही डिस्कस कर लूँ। ठीक है ना, आज भी नहीं मिला। आज तो उससे ज्यादा खीर कर दी हमने पढ़ने की। तो आप करेक्शन ऑफ एरर कितने बच्चों को बोर लग रहा है? निकल जाए क्लास से। इससे इतना मुश्किल टॉपिक है हमारा, जो मेरा सांस जो है वो खुश्क हुआ है, अलग खुश्क हो गया। अच्छा सुने, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट मांगा था आपसे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के नोट में सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज आती हैं। प्रॉपर्टी 1 तो वो बिजनेस यूज में रख रहे थे टेस्ट के अंदर, कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी ही नहीं। तो पार्ट 1 में तो बताना था कि ये IS 16 का PPE है, लेकिन पार्ट 2 जो बी रिक्वायरमेंट थी जिसमें नोट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना था, उसमें सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज आनी थी, 2 और 3, जिसमें से एक फेयर वैल्यू पर थी और दूसरी मजबूरन कॉस्ट पे थी। ठीक है, बहरहाल पास तो सारा पेंडी हो गया फिर भी, क्योंकि पास तो बंदा, यही तो बात है, गलती करके भी पास हो जाते हैं। ये कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए। कल वाला टेस्ट कैसा हुआ ना करें, मुश्किल सवाल था। उसमें ओरिजिनल होना जो चाहिए था, रॉन्ग कुछ भी नहीं हुआ था, वो सारी रेक्टिफाइंग एडिटिंग वही आना था, कुछ ऐसा मामला था। चलें वो डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, आज काफी काम है हमारा। अच्छा जी, सुने, आज करता हूँ, आज जाके ये काम। हमने इन्वेंट्री की बात शुरू की हुई थी, वो खत्म कर लेने दें मुझे। फिर हम सीबी को शुरू कर गए थे और सीबी में हम आधे से ज्यादा सवाल कर भी गए थे, लेकिन पहले इन्वेंट्रीज को खत्म कर लें। इन्वेंट्रीज में मैंने आपसे ये बात शुरू की थी कि परपेचुअल सिस्टम में क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालनी हो तो डिटेल्ड इन्वेंट्री कार्ड बनता है। ठीक है, जबकि पीरियोडिक सिस्टम में शॉर्टकट यूज करते हैं। शॉर्टकट, क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी लेते हैं, फाइफो जैवको वाला रेट लगाते हैं और कॉस्ट निकल आती है। परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री का अकाउंट बनता है, जो चीजों का आना जाना अपनी डेबिट क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करता है, और क्लोजिंग स्टॉक भी मिल जाता है। इन्वेंट्री का अकाउंट, आना जाना, क्लोजिंग भी है। ठीक है, चले अब पीरियोडिक में क्या होता है वो तो आज देखेंगे, लेकिन हमने कल जो देखा था कि फिर ट्रायल में हमें क्या नजर आता है, वो क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल और अदर इन्फॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं पड़ा होता। फिर मैंने साथ ये भी कहा था, गलत तो हो सकता है, क्लोजिंग स्टॉक में ये गलती हो गई, सही कर लो, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक पहले से बताया होता है ट्रायल में। ठीक है, चलो अब ये तो मैं मिटाना ही भूल गया। अच्छा जी, उसके बाद अब कल मैंने आपको एंट्रीज करवा दी थी, ऐसे ही है। परपेचुअल सिस्टम से पीरियोडिक पर जब आए थे तो मैंने आपको एंट्रीज करवाई थी कुछ, जिसके अंदर सिर्फ परचेज के अकाउंट वाली एंट्री थी, बाकी मैंने कहा था घर पे कंप्लीट कीजिएगा। कितने बच्चों ने कंप्लीट किया, हाथ खड़ा करें। क्वेश्चन 2 ऊंचा हाथ खड़ा करें। हाइब्रिड वाले भी माशाल्लाह, हाइब्रिड में बॉयज में 1 है, गर्ल्स में कोई नहीं है, और यहाँ पे 3 है। सुभान अल्लाह। यार आप लोग करते क्या रहते हो? फिर टर्म टेस्ट की तैयारी कर रहे हो? टर्म टेस्ट की तैयारी में ये भी होना है। चलें सवाल शुरू करते हैं अब। अच्छा जी, ये कल मैंने आपको कहा पीरियोडिक सिस्टम, जिसमें शुजात पीरियोडिक सिस्टम यूज कर रहा था। ठीक है, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज कर रहा था ना शुजात। तो मैंने कहा था कि पीरियोडिक सिस्टम में ओपनिंग और क्लोजिंग की एंट्री इज, ठीक है, होती है, तो वो आपको सिखानी है। ठीक है जी, ओपनिंग की भी एंट्री होती है और क्लोजिंग की भी एंट्री होती है, अभी सीख लेंगे, हमने सीख ली थी पिछली क्लास में। दूसरी बात मैंने कहा था, इन्वेंट्री की बजाय परचेजेस का अकाउंट बनता है। तो ओपनिंग सबसे पहले 140 रुपए का जो ओपनिंग है स्टॉक, उसकी एंट्री देखेंगे एंड पे। फिर ये जो 3 परचेजेस हुई थी डिफरेंट डेट्स पर, इन तीनों की एंट्री हमने पास की थी। परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, तो ये एंट्री परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। 4 फरवरी को 160 परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, ये देखो ना 160, 340 और 800, ये 3 परचेजेस थी ना। 4 फरवरी, 18 फरवरी और 27 फरवरी को ये 3 एंट्रीज कल क्लास में करवा के भेजी थी आपको। परचेजेस डेबिट, परचेजेस डेबिट, परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। ठीक है,
उसके बाद फिर मैंने कहा था सेल का डे वाइज रिकॉर्ड तो अवेलेबल नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक उन्होंने बता दिया, ओपनिंग परचेज पड़ी है, तो हमने एक छोटी सी रेकंसिलिएशन बनाई थी ये, जिसने कहा था 5 पड़े, 35 परचेज किए, अवेलेबल फॉर सेल 40 है, 8 अभी भी स्टॉक में पड़े, तो मतलब 32 बिक गए हैं। तो फिर 32 की एक ही बार सेल की एंट्री की थी, उसके साथ तो मैंने डेट 28 फरवरी डाल दी थी मजबूरन, डेट तो कोई नहीं डाल सकती थी ना, पता नहीं किस दिन सेल हुई, तो बार 28 फरवरी डाल दो, मंथ के एंड पे एक दफा सेल, डेटर डेबिट सेल, ठीक है। उसके बाद बाकी एंट्रीज भी देख लें, ये तो हो गया ओपनिंग की एंट्री अभी पेंडिंग, परचेजेस की एंट्री की, सेल्स की एंट्री भी कर डाली। अब पॉइंट 1 एडिशनल फॉर्मेशन की एक एंट्री, ये पुरानी थी, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस डेबिट, यूटिलिटी एक्सपेंस डेबिट, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ये 28 फरवरी को ये सेम एंट्रीज आ गई, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग की भी एंट्री मिसिंग है। उसके बाद सही है ना, ये करके आना चाहिए था आपको। देन ऑल परचेज एंड सेल्स आर ऑन क्रेडिट, ये कल ही पढ़ा दिया था। पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर इज 1520, इसकी एंट्री बोलो पास होने वाले बच्चों, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। फिर पेमेंट मेड टू क्रेडिटर वाज 1200, एंट्री क्रेडिटर डेबिट कैश क्रेडिट 1200। फिर ओपनिंग कैश 100 था, ओपनिंग कैपिटल 200, इसका सेलिंग प्राइस 60 रुपए थी, यही हमने यूज किया था, ठीक है। अब यहां तक कोई मसला है तो बताएं। ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्री बिल्कुल एंड पे करवाऊंगा। परचेजेस की एंट्रीज करते हैं, अकाउंट परचेजेस का बनेगा, यहां पर अकाउंट बना था इन्वेंट्री का, बाकी सब अकाउंट सेम होने, ये देखो ये मैंने येलो किए हुए हैं जो अकाउंट्स, क्रेडिटर कैश एक्सपेंस 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 डेटर सेल, ये सब सेम है, फर्क सिर्फ कहां आना है, परपेचुअल सिस्टम में इन्वेंट्री का अकाउंट बना था और साथ में बाय प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ सेल भी बन गई थी। पीरियोडिक सिस्टम में इन्वेंट्री का अकाउंट नहीं बनेगा, कॉस्ट ऑफ सेल का अकाउंट भी नहीं बनेगा, बल्कि परचेज का अकाउंट बनेगा, और कॉस्ट ऑफ सेल हम जाकर निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हुए, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग करके, ये सारा कुछ देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जनरल एंट्रीज हैं। स्टॉक सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकालो, निकाल लिया था कल हमने, पॉइंट 1, ठीक है। 2 रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वैसे ही आपको मैं करवा रहा हूं, ठीक है। और थर्ड रिक्वायरमेंट है लेजर्स बनाना, मतलब सेकंड रिक्वायरमेंट। तो पहली एंट्री ओपनिंग की बात में करवाता हूं, पहली एंट्री 4 फरवरी को, परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, लेकिन पहले यहां पर इन्वेंट्री आया था, आज यहां पर परचेजेस आ रहे हैं, 4 फरवरी, यहां पर 4 फरवरी और क्रेडिटर्स, ठीक है। 18 फरवरी को फिर एंट्री हुई, परचेजेस डेबिट क्रेडिटर्स क्रेडिट, यहां पर अब परचेजेस का लेजर बन रहा है, ठीक है, क्रेडिटर्स, ठीक है। नेक्स्ट फिर एंट्री परचेजेस के बीच में सेल वाली एंट्री आई नहीं, ठीक है ना, और सही है। तो परचेजेस डेबिट क्रेडिटर्स क्रेडिट 800 से परचेजेस आ गई 27 को, 27 फरवरी, और यहां पर क्रेडिटर्स और 27 फरवरी, ठीक हो गया जी। उसके बाद आखिर में 28 फरवरी वाली एंट्री पड़ी, एंट्री बोलो, डेटर डेबिट कितने से, 1920 से डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट, एक ही एंट्री पास की हमने, यहाँ पे डेटर्स लिखा, यहाँ पर सेल्स लिखा, डेट 28 फरवरी लिखनी है तो लिख लो, ठीक है। उसके बाद बाकी वही पुरानी एंट्रीज थी, मैंने कॉपी पेस्ट किया है ऊपर से, ठीक है। एंट्रीज पोस्ट तो कर लेते हैं। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस डेबिट, किधर गए मेरे एक्सपेंसेस, ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 50 से डेबिट और कैश क्रेडिट, ये इकट्ठा 200 हुआ पड़ा, इस 200 के अंदर 50 भी है, 80 भी है और 70 भी है, ठीक है। तो पहली एंट्री एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 50 से, दूसरी एंट्री मैंने टाइम बताया था, वक्त जगह बताई थी असल में, कैश डेबिट, क्योंकि मैंने ऐसे करके आपको कंपैरिजन में दिखाने हैं दोनों सिस्टम, बातें जब करनी है ऐसे करके, ठीक है ना, इसलिए जरा करीब करीब तंग तंग नोट किया होगा, ओके। दूसरी एंट्री यूटिलिटी एक्सपेंस 80 से डेबिट और कैश 80 से क्रेडिट। तीसरी एंट्री रिपेयर एक्सपेंस 70 से डेबिट कैश 70 से क्रेडिट, तो 200 इकट्ठा ही मैंने क्रेडिट लिखा, ठीक हो गया, ये एंट्री हो गई। उसके बाद डेटर से पैसे आए, तो कैश डेबिट डेटर क्रेडिट कितने से, 1520 से, यहां पे आपने कैश लिख दिया, इधर डेटर्स लिखा हो, ठीक हो गया। लास्ट एंट्री क्रेडिटर्स डेबिट 1200 से और कैश क्रेडिट ये 1200, ठीक हो गया जी, यहां पे आपने लिख दिया कैश, ठीक है, और ये क्रेडिट डन हो गया, सारी एंट्रीज आर ओवर, ठीक है। अब क्लोजिंग निकाल लो जो नया लेजर बना है, परचेज का क्लोजिंग कितना आ रहा है, 800 900 1300, देखो 1300 आ गया क्लोजिंग, ये क्लोजिंग कहां जाएगा, ट्रायल में, चलो बारी बारी चलते हैं, ठहर बाकी देख लो क्लोजिंग रहता तो नहीं है। परचेज का क्लोजिंग आ गया, ये सारे क्लोजिंग मैंने निकाले हुए थे, ऐसे ही सेल्स का क्लोजिंग आ गया 1920, डेटर का क्लोजिंग आ गया
400, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग आ गया 100, पिछली क्लास में 100 था, करके देख लो, कल वाले सवाल में भी था ना, ठीक है, ठीक हो गया। अब ये सारे क्लोजिंग निकल चुके हैं, एक चीज जो भूलनी नहीं है वो है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल को उठाकर फटाफट लिख लो, क्रेडिट पे 240, ये पढ़ाओ, ये ओपनिंग बैलेंसेस दिए थे, कैपिटल का ओपनिंग 240 है और कैश का ओपनिंग 100 है, वो कैश के लेजर में 100 लिख दिया था और कैपिटल को लेजर में ले गए और ट्रायल में ले गए थे, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आएगा, क्या आएगा जी, ओपनिंग स्टॉक। इसको मैंने येलो किया और ओपनिंग को रेड डिब्बे में डाला, उसकी वजह यह है कि ऐसे ही मैंने कल किया था। अब देखना जरा, ट्रायल में कौन सा स्टॉक आ रहा था, क्लोजिंग, परपेचुअल सिस्टम था, ओपनिंग पीरियोडिक सिस्टम, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक जो है, अच्छा ओपनिंग है कितना, ओपनिंग है कितना, ये सवाल में से ही निकल आया था, ओपनिंग कितना है, ये देखो 5 × 28 140, ये ओपनिंग स्टॉक आ गया यहाँ पे ट्रायल में, डेबिट साइड पर, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक आज अदर इन्फॉर्मेशन में जाएगा, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज पर फिजिकल काउंट इज, ये हमने निकाली हुई है, फाइफो या एफको, अब पिछले में भी एफको में चले तो एफको ही ले लूं, बोलो, पिछले में भी एफको लिया था ना, फाइफो भी ले, मैं एफको वाला लेके चला हूं, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी है, ये ट्रायल में नहीं, ये अदर इन्फॉर्मेशन में पड़ा होगा, यहाँ यूं लिखा होता था, क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज पर फिजिकल काउंट इज ₹288, ठीक है। ये फर्क नजर आ रहा है, यादें ताजा हो रही हैं। अगली बात ये देखो, इन्वेंट्री का लेजर नहीं बना और साथ कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं बना, बल्कि आज परचेजेस का लेजर बन रहा है, और ये 1300 परचेजेस का क्लोजिंग है, जो बचपन की तरह से आज भी आपको ट्रायल में नजर आएगा डेबिट साइड पर। अब ये देखो, ये भी मैं येलो कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये इधर भी येलो है लेकिन वहां पे परचेजेस नहीं है। अब दोनों में फर्क देखो, अगर पीरियोडिक सिस्टम है तो ट्रायल में क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल, अगर परपेचुअल सिस्टम है तो ट्रायल में ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस, अगर पीरियोडिक सिस्टम है तो ट्रायल में क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ सेल, अदर इन्फॉर्मेशन क्लोजिंग स्टॉक नहीं पड़ा, पूरी बात ये है। और अगर परपेचुअल सिस्टम है तो पीरियोडिक सिस्टम है तो ट्रायल में ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक अदर इन्फॉर्मेशन नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल तो आप खुद निकालते थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक करके, जबकि यहां पर आपको कॉस्ट ऑफ सेल रेडीली अवेलेबल थी जो आपने उठाकर लिख ली थी, याद आ रहा है, ठीक है। चलो बाकी भी जल्दी जल्दी अब लिख लो, क्लोजिंग्स जो रह गए, परचेजेस का हो गया, ओके, परचेज क्लोजिंग चला गया। अब तरतीब वही रख लेता हूँ जरा ताकि एक जैसा लगे, सेल्स डेटर्स, सेल्स का क्लोजिंग है 1920 और डेटर्स का क्लोजिंग है 1520, ठीक है, ये हो गए दोनों। उसके बाद क्रेडिटर्स और कैश उठा लो, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग 100 है, कैश का क्लोजिंग 220 है। अच्छा ये 1520 मैंने कहां से उठाया, किसी ने बताया, हद हो गई। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग 100, कैश का क्लोजिंग 220, ठीक हो गया। उसके बाद 3 एक्सपेंसेस रह गए, ये एंटरटेनमेंट, यूटिलिटी और रिपेयर, एंट एक्सपेंस, यूटिल एक्सपेंस और रेप एक्सपेंस, 50 80 70, टोटल करके देख लो, यही है, पिछली क्लास वाला मैंने मिटाया नहीं है, करके देख लो, मिटा देता हूं कहते हो तो, टोटल करो जल्दी से, ठीक है। आगे देखो, पीरियोडिक सिस्टम ये था, चलो परपेचुअल सिस्टम, ट्रायल में क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल और अदर इन्फॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, और इनकम स्टेटमेंट में आते हुए क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल रेडीली अवेलेबल थी, लिख दी, क्लोजिंग स्टॉक रेडीली अवेलेबल था, लिख दिया ट्रायल से। पीरियोडिक सिस्टम में आए तो ट्रायल में ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस आ गए, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक अदर इन्फॉर्मेशन में पड़ा है। अब इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए कॉस्ट ऑफ सेल हमें खुद निकालनी पड़ेगी। अब वन बाय वन चीजों को उठाते जाते हैं। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस शीट में आएगा 240, ठीक हो गया। फिर ओपनिंग स्टॉक है 140, आपको पता है ओपनिंग स्टॉक आपका यहां पर आएगा, ये डिब्बा बनता है, कॉस्ट ऑफ सेल आज आप निकाल रहे हो, ठीक है। उसके बाद परचेजेस हैं 1300, ये भी इस डिब्बे में आएंगी, 1300 ट्रायल से उठाते जा रहे हैं चीजें। सेल्स नजर आ रही है 1920 की, 1920 की सेल्स नजर आ जाएंगी यहां पर, ठीक है जी, ओके। ओहो, नेक्स्ट डेटर्स हैं, ये करंट एसेट्स में डेटर्स कितने 400, फिर क्रेडिटर्स हैं 100 रुपए के, करंट लाइबिलिटीज में आते हैं 100 रुपया, फिर कैश एसेट है 220, ये आ गया,
फिर 3 अदद एक्सपेंसेस हैं, 50 जमा 80 जमा 70 टोटल बनता है 200। तो हम इनको इकट्ठा ही यहाँ पे 200 लिख रहे हैं। अब ठीक है, आपकी इजाजत से मैंने ये लिख दिया। नेक्स्ट, अब जी ट्रायल खत्म हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है 288। इस 288 को क्या करते थे, मैं एंट्री नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं क्या करते क्या थे आप इसका। आप इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में से करते थे माइनस, ये 288 है, कॉस्ट ऑफ सेल्स से करते थे माइनस, और जाकर लिख देते थे आप इसको क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स के अंदर। यानी आप उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में निकाल के एसेट बना लेते थे। आप कहते थे ये एक्सपेंस नहीं है, निकालो, ये भी एसेट है, रख दो एसेट में। तो करंट एसेट्स में एक एसेट बढ़ा है, बढ़ा है नहीं बढ़ा, एसेट बढ़ने की एंट्री क्या होती है, एसेट डेबिट। तो ये क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है तो क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, और कॉस्ट ऑफ सेल इज एन एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ सेल इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस माइनस हो रहा है या प्लस हो रहा है, एक्सपेंस माइनस हो तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ सेल की डबल एंट्री आप पोस्ट करते थे, जिसमें आप करते थे स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। ठीक है, ये डबल एंट्री है क्लोजिंग स्टॉक की। ठीक है, स्टॉक डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। ठीक है, समझ आई कि कोई नहीं, ये करते थे ना, बस एंट्री शायद ना पता हो किसी को, लेकिन ये पता तो है ना, क्लोजिंग स्टॉक यहां से माइनस करके यहां पर रखते हैं। तो ये देखो एसेट में लाकर एक एसेट्स में आकर एक एसेट जो है वो बढ़ गया, एक एसेट बढ़ा, एसेट डेबिट, और दूसरी तरफ कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट कम हो गई। ठीक है, ये है क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री। समझ, किसको नहीं समझ आई ये एंट्री, फिर सुनो ना, इधर ध्यान से देखो। अब कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस माइनस हो रहा है मतलब कम हो रहा है, एक्सपेंस का कम होना क्रेडिट, तो कॉस्ट ऑफ सेल हो गई क्रेडिट। और दूसरी तरफ यहां से ये निकलकर फिगर कहां चली गई है, एसेट्स में, तो एक एसेट बढ़ गया, एसेट का बढ़ना डेबिट। तो मैंने कहा क्लोजिंग, देखो बचपन में उस्तादों ने क्या सिखाया था, ट्रायल में नजर आने वाली हर चीज एक दफा, ट्रायल में नजर आने वाली हर चीज एक दफा, और अदर इन्फॉर्मेशन वाली की डबल एंट्री। अब देख लो, हर चीज एक दफा उठाई है मैंने, एक दफा नजर आई है, लेकिन अदर इन्फॉर्मेशन में स्टॉक गया है तो उसकी डबल एंट्री हुई है, दो जगह नजर आ रहा है। बाकी हर चीज देख लो, कोई एक चीज ऐसी नहीं है पूरे ट्रायल में जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में लाते हुए मैंने 2 दफा लिखी हो, क्योंकि ट्रायल में डबल एंट्री से चीजें होकर पहुंचती हैं, सिर्फ उठाकर लिख लेते हैं। लेकिन अदर इन्फॉर्मेशन वाली चीज जो होती है उसकी डबल एंट्री होना बाकी होती है। तो क्लोजिंग स्टॉक की डबल एंट्री पीरियोडिक सिस्टम में की हमने। वो एंट्री क्या की, स्टॉक बढ़ा लिया, एक्सपेंस कम कर लिया। हमने कहा इधर ना पड़ा रहने दो, अगर 288 यहां से माइनस ना करते तो कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बन जाता। हम कह रहे हैं अभी ये बिका ही नहीं है, तो फिर एक्सपेंस क्यों बना रहे हैं, अभी तो ये स्टॉक है, एसेट है, एक्सपेंस में से निकाल लिया, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, और एसेट बना लिया स्टॉक डेबिट। और अभी भी किसी को ना समझ आई, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्लियर है, क्लियर है। तो ऐसे क्लियर नहीं ना होती, ऐसे क्लियर होती है, यस सर, मुंह से यस और सर से नो। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, अब बताओ, दिमाग में सिर्फ वो हो, कॉस्ट ऑफ सेल ने होना है माइनस यानी क्रेडिट, और एसेट बनना है तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट, 288। ठीक है, अच्छा अब किसी ने आपसे आके पूछा क्या तुम्हें ओपनिंग स्टॉक की एंट्री आती है पीरियोडिक में, बात सुन लो यार। किसी ने आपको कहा कि भाई आपको पीरियोडिक सिस्टम में ओपनिंग स्टॉक की एंट्री आती है, क्योंकि एंट्री तो है, आपको आती है, आपने क्या कहना है, नहीं, आपने कहना है हमें पीरियोडिक सिस्टम में ओपनिंग स्टॉक की एंट्री नहीं आती, हमें सिर्फ क्लोजिंग की आती है, उसी को उल्टा के ओपनिंग की एंट्री डालेंगे, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस हो रहा है और क्लोजिंग माइनस हो रहा है, तो ऑपोजिट हो गया ना काम। ठीक है, तो भाई कभी भी ओपनिंग स्टॉक की एंट्री ना सोचने की कोशिश करनी है, ना याद रखने की कोशिश करनी है, नेवर। हमेशा याद क्या रखना है, क्योंकि ये आप बारहा दफा कर चुके हो, ये दिमाग में आपके थी, सिर्फ बताने की जरूरत थी कि ये एंट्री होती है, ये आप बारहा हमेशा इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाते आए हो, ये काम करते आए हो, बस ये बताना था कि ये एंट्री हो रही है, स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, बस ये एंट्री आपको कभी भूलेगी नहीं। और ओपनिंग स्टॉक की भी एंट्री होती है, लेकिन वो जाहिर सी बात है ओपनिंग स्टॉक का यहां पर देखो इंपैक्ट जो है वो ऑपोजिट है ना, तो फिर उल्टा दो एंट्री। तो कोई आपसे पूछे कि पीरियोडिक सिस्टम में अपनी स्टॉक की एंट्री होती है, आपने कहना हाँ होती है, तुम्हें आती है, आपने क्या कहना है, नहीं, आपने कहना हमें तो आती है क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, वो होती है स्टॉक डेबिट, कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, और ओपनिंग की एंट्री हम इसके उलट कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट स्टॉक, इसको साथ ओपनिंग स्टॉक लिख लो बेशक। ठीक है, वो कितना था जी, 140। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक की एंट्री कौन कौन लिखेगा इंशाल्लाह, शर्म चाहिए, नहीं याद रखनी, तुमने हाथ क्यों खड़ा किया है, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कोई भी नहीं याद रखेगा, ओपनिंग स्टॉक की एंट्री किसी ने भी नहीं याद रखनी है। ओपनिंग स्टॉक की एंट्री कोई भी पूछे तो कहना हमें नहीं आती, हम क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री सोचेंगे, कभी मैं सोचने से भी मना कर रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक की एंट्री नहीं सोचनी है, घूम जाओगे, अच्छा वाला समझ आया हुआ है, तो काम चल रहा है ना, चलाओ। कभी सोचना पड़ा तो बैठ के पर्चे के बाद सोच लेना, सोच भी समझ आएगी, लेकिन पर्चों के बाद, फिलहाल इतनी चीजें करो जितनी आगे से पर्चे में इस्तेमाल हो जाए। सही हो गया जी, ओके जी। कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर बताओ, 11,
अच्छा ये ना थोड़ा सा डिफरेंस है कॉस्ट ऑफ सेल में, उसकी वजह क्या है पता है आपको? उसकी वजह है कि मैंने एफ को उठाया, अगर मैं फाइव उठाता ना तो सेम होता। असल में ना क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बदल गई है, वहां पे हम बार बार एवरेज निकालते थे, तो क्लोजिंग स्टॉक की जो कॉस्ट, क्लोजिंग स्टॉक जो आया था वो 296 आया था। यहाँ पे हमने जो एक ही दफा एवरेज उठाया था, तो क्लोजिंग स्टॉक जो एसेट्स में नजर आ रहा है वो 296 नहीं 288 है। तो ये चेंज हो गया ना, जब क्लोजिंग स्टॉक ने चेंज होना है तो कॉस्ट ऑफ सेल ने चेंज होना है, प्रॉफिट ने भी चेंज होना है, इससे परेशान नहीं होना, ठीक है ना। वो एवरेज कॉस्ट था लेकिन पीरियोडिक में था, बार बार एवरेज हो रहा था। यहाँ पे हमने सॉरी परपेचुअल में था, यहाँ पीरियोडिक में हमने एक ही बार एवरेज निकाला, इस वजह से थोड़ा स्टॉक में कल ही फर्क आ गया था, मैंने बता दिया था। ओके, तो स्टॉक बदलेगा तो कॉस्ट ऑफ सेल और प्रॉफिट भी बदलेगा। जी बताए प्रॉफिट, जीपी 768 माइनस 200 हो गया, तो ये 568 आ गया। यहाँ पर ड्राइंग्स थी नहीं इसलिए मैंने जगह बचाने के लिए यहाँ पर लिखी नहीं, वरना माइनस ड्राइंग्स होता। बताओ जी, 808 प्लस 100 इज इक्वल टू 908, और इन तीनों का भी टोटल पिछली क्लास में 908 ही था, ठीक है। अब इधर देखो, फर्क जानकर जियो, इतने तुम जियो। पीरियोडिक परपेचुअल सिस्टम, ये देखो परपेचुअल सिस्टम, ट्रायल में क्लोजिंग और कॉस्ट ऑफ सेल और क्लोजिंग स्टॉक का अदर इन्फॉर्मेशन कोई अता पता नहीं। कॉस्ट ऑफ सेल रेडिली अवेलेबल, स्टॉक भी रेडिली अवेलेबल, कोई डबल एंट्री नहीं की। देख ले एक दफा नजर आ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल, ट्रायल में से जो उठाया सिंगल 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 इम्पैक्ट, क्लोजिंग स्टॉक की ओपनिंग स्टॉक की एंट्री होती नहीं थी, यही बताया था आपको परपेचुअल में, ठीक है। ये परपेचुअल था, पीरियोडिक आया, तो ट्रायल में ओपनिंग स्टॉक और परचेज आ गया। क्लोजिंग स्टॉक अदर इन्फॉर्मेशन में था, तो कॉस्ट ऑफ सेल आपको खुद निकालना पड़ी। क्लोजिंग स्टॉक की अदर इन्फॉर्मेशन, तो उसकी डबल एंट्री हुई, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, याद रहेगा। अब चलो ले जी, पिक्चर शिक्चर तो नहीं बनानी? अच्छा ऐसे कर ले फिर फिलहाल, मेरे ख्याल में कल जो खींच ली थी वो तो सिर्फ एंट्री थी ना, 2-4, फिर मैं वो सिर्फ वो शॉर्टकट छुपा दूंगा। यहां तक खींचने ना पहले, ट्रायल से उधर उधर, फिर ट्रायल बन जाएगा। ये पीरियोडिक सिस्टम है, लिखने की जरूरत नहीं, आपको नजर आ रहा है कि अगर परचेजेस का अकाउंट नजर आ गया, ट्रायल में परचेज नजर आया तो मतलब परचेज का अकाउंट बनाया तो उसका क्लोजिंग निकल के आया है ना, तो परचेजेस का अकाउंट नजर आ रहा है मतलब पीरियोडिक। ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, अब आपको बड़े हो गए, ठीक है। चले जी, नेक्स्ट पेज पे आए, पेज 479 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। अगला काम शुरू करें, कोशिश करनी है 15 मिनट में 20 मिनट में ये हो जाए, उसके बाद फिर सीबी वाले सवाल पे मूव कर जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं पीर को हाफ, क्योंकि सकामती वाला नहीं ना हुआ तो, लेकिन हम इंशाल्लाह पीर वाले दिन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी पहली अपनी जिंदगी की बना डालेंगे, एक सिंपल सा सवाल, या फिर उसकी बेस बना डालेंगे, दोनों में से एक काम करेंगे, क्योंकि डिविडेंड्स क्या होते हैं, एंट्रीज क्या होती हैं, कितनी किस्म के होते हैं, ये आपको पता ही नहीं है अभी। इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है, उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, तो ये दो अहम काम है, इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल और डिविडेंड कितनी किस्म के और उनकी जर्नल एंट्रीज, सारे टॉपिक में यही चलना है, इसमें भी IAS 8 में भी, तो वो बुनियाद मंडे को बन जाएगी इंशाल्लाह। इसलिए पूरे दिल जमई के साथ आइएगा, लाजमी आइएगा, छुट्टी की बिल्कुल कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि फिर अगले 14-15 लेक्चर फिर आपके ऐसे खूब खाते चले जाने अगर आपको वो समझ ना आई तो, ठीक है। टेस्ट डिस्कशन मैं ट्यूसडे को कर दूंगा, इस वक्त तो देखिए एक बार जब वो हो जाएगा ना, तब स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी का टॉपिक है, अब वो टॉपिक ऐसा है कि उसमें अगर मैं एक सवाल करूँ तो 20 मिनट में भी हो जाएगा, 25 मिनट में भी हो जाएगा, तो फिर वहां पर जाके गुंजाइश निकलेगी, ये तो गुंजाइश नहीं दे रहा। ये बेसिकली करेक्शन ऑफ एरर मैं इंट्रो में करा रहा होता तो ईजी होता, क्योंकि उसके अंदर पहले आपको पढ़ाया होता मैंने इन्वेंट्री, पहले पढ़ाया होता बैड डाउटफुल डेट, पढ़ाया होता आपको बुक्स ऑफ प्राइम, सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद रेक्टिफिकेशन एंड पे आता होता है वहां पे, अगर आता पहले जब आता था तो ठीक है, तो उसमें सिर्फ आपने करेक्शन करना होता है टॉपिक। लेकिन यहाँ पे मजबूरी है कि मैं आपको 6-7 टॉपिक करा रहा हूँ, तो ये एक बड़ा ही मेरे ऊपर बोझ एक तरह का इस टॉपिक का था। आप में तो बोझ नहीं, आपने तो पहले ही पढ़ा हुआ है, आप चीजों को आप कनेक्ट करके आप करते जा रहे हैं सवाल, तो मेरे हिसाब से ये बहुत हैवी एरिया मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजों को देखकर साथ लेकर चलना पड़ रहा होता है, तो आगे जाके इंशाल्लाह रिलैक्स हो जाना है, फिर इक्विटी के अंदर जाके जाते ही आप कहेंगे लो जी अब तो सुकून हो गया। अच्छा अच्छा, शहरियार है को हमारी क्लास में, पिछली में तो है था, चले हमारा क्या नाम है, नाम क्या
मिस्टर हुजैफा पढ़ते नहीं थे, घर वालों ने कहा हफीज सेंटर में मोबाइलों की दुकान खोल लो। मिस्टर हुजैफा स्टार्टेड a business of selling mobiles in हफीज सेंटर। सेंटर का स्पेलिंग गलत है। एज ऑन 31 दिसंबर 15 he had 10 mobiles in his closing stock which were purchased for 70,000 ईच। इजी नहीं लेना, 10 मोबाइल हैं और हर 70,000 का खरीदा है तो 7 लाख का तो स्टॉक पड़ा है इसके पास। तुम लोग इजी ले रहे हो, 7 लाख का स्टॉक पड़ा है इसके पास। नॉर्मली ही सेल्स ईच मोबाइल फॉर 85,000। अभी फिलहाल ना इसने काम शुरू किया तो दुकान नहीं खोली इसने बाहर ना वो जो काउंटर लगा होता है ना बाहर बरामदे में, अभी वहां बैठा है, तजर्बा लेगा। आधा सी बात है भाई, तजर्बा पहले करेगा, मार्केट को समझेगा। दुकान पे जाना काफी खर्चे वाला काम है, थोड़ा मार्केट को समझेगा, थोड़ा ये देखो आहिस्ता आहिस्ता करके बिजनेस के अंदर बढ़ना होता है। पहले ही दिन जो है वो पूरा फ्लोर किराए पे ले ले और फिर अब्बा जी के भी सारी जमा पूंजी लगा के और फिर घर आके बैठा हूँ, चला नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। तो खैर काउंटर लगाया हुआ है, उसके ऊपर ऐसे करके 10 मोबाइल सजाकर रखे हुए हैं, ठीक है। और नॉर्मली 85,000 का बेच, 70 का खरीदता है, 85 का, हर मोबाइल 15,000 इसकी बचत है, ठीक है। मुनासिब सा, एक गैर मुनासिब नहीं, मुनासिब सा इसने प्रॉफिट रखा हुआ है, इतने खर्चे भी होते हैं बिजनेस के। अब जबान का चस्का तो इसको है, वहां पे फ्राइज बड़े अच्छे मिलते हैं, तो इसने ना फ्राइज मंगा कर रखे 31 दिसंबर 15 की शाम को, ठीक है। और फ्राइज रखे और कहीं ऐसे मोबाइल में किसी और चीज में जरा मसरूफ हुआ तो एक कौवे ने हमला किया, कौवे ने चपटा मारा फ्राइज पे, साथ ही 2 मोबाइलों पे भी चपटा लगा और वो मोबाइल नीचे गिरे और उनकी एलसीडी वगैरह टूट गई। अब ये कहानी है। अब मुझे एक बात बताओ, हुजैफा जब 31 दिसंबर 15 की शाम को घर जा रहा होगा बोझल दिल के साथ और कदमों के साथ, तो क्या सोचता जा रहा होगा इन टूटे हुए मोबाइल, टूटे हुए दिल नहीं, दिल तो टूट जाता है, मोबाइल ऐसे गिरा, उठाने से पहले या अल्लाह दिल ना टूट गया हो। बल्कि एक शेख साहब ने कहा था ना, अल्लाह करे लात टूटी है। खैर सुना हुआ है ना लतीफा, मोबाइल जेब में मोबाइल था और वो हाँ गिर गया मोबाइल, तो कहने लगे कि आवाज आई कड़क की, तो कहने अल्लाह करे लात मोबाइल। तो बोझल कदमों के साथ जो हुजैफा साहब घर जा रहे हैं उन 2 मोबाइल्स के बारे में, तो क्या सोचते जा रहे हैं? आप भी सोचो, पता लगेगा भाई। ये सोचते हुए जा रहे होंगे कि अब ये 85 का तो नहीं बिकेगा, बल्कि इस हालत में तो बिकेगा ही नहीं, एलसीडी टूट चुकी हैं। अब सबसे पहला काम तो क्या करना पड़ेगा, इन्हें रिपेयर कराना पड़ेगा, उस पर कॉस्ट लगेगी। हो सकता है कि वहां पे जो वो सेलमैन फिर रहे होते हैं, जो बंदों को घेर घूर के ले आते हैं, ऐसे किसी बंदे को भी कहना पड़े कि भाई ये 2 मोबाइल जो टूटे हैं, इनमें से आप मोबाइल बेचोगे तो आपको जो है कुछ पैसे मैं उसमें से दूंगा, तो फिर कहीं जाकर ये मोबाइल बिकेगा। लेकिन वो भी 85 का नहीं बिकना, क्योंकि अब ये ओरिजिनल नहीं रहा। एलसीडी टूट कर एलसीडी पैनल चेंज हो गया, तो अब ये वो ए पेयर तो नहीं रहा, अब ये बी पेयर हो गया, ठीक है। अब ये खुल गया मोबाइल, ठीक है। अब ये सारी बातें सोचता हुआ जा रहा है हुजैफा का, ठीक है। तो सवाल पढ़ते हैं। मिस्टर हुजैफा स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ सेलिंग मोबाइल्स इन हफीज सेंटर। एज ऑन 31 जनवरी 15 ही हैड 10 मोबाइल्स इन हिज क्लोजिंग स्टॉक व्हिच वाज परचेज्ड फॉर 70,000 ईच। नॉर्मली ही सेल्स ईच मोबाइल फॉर 85,000। ऑन द इवनिंग ऑफ 31 दिसंबर 15 अ क्रो अटैक्ड and 2 mobiles fell down and got badly damaged. These damaged mobiles could be sold for 75,000 each. ये अब 75 के बिक सकते हैं, लेकिन वो सूरत में आफ्टर इनकरिंग अ रिपेयर कॉस्ट ऑफ 10,000 ईच एंड सेलिंग कॉस्ट ऑफ 5,000। यानी अगर अब आपने टूटे हुए मोबाइल बेचने हैं तो पहले 10,000 का सही होगा, 5,000 कमीशन देंगे और फिर 75 के जाके बिकेंगे। 85 वाली कहानी तो भूल ही जाओ। और रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द, ये वैल्यू का लफ्ज ना पहली बार आपको सुनने में आ रहा है। वैल्यू आज तक नहीं, मैं 2-3 दिन से स्टॉक पढ़ा रहा हूं, किसी ना किसी वक्त कॉस्ट लगे हुए थे, ठीक है ना। वैल्यू का लफ्ज आज तक अभी हमने नहीं यूज किया था, लेकिन बैलेंस शीट के अंदर आपका स्टॉक कॉस्ट पे नहीं आता बल्कि वैल्यू पर आता है। अब ये वैल्यू क्या होती है? ये वैल्यू है वो जो IAS2 इन्वेंटरीज ने कहा है। IAS2 स्टेट्स दैट, हाँ सबर मैंने तो लिख लिया। IAS2 स्टेट्स दैट इन्वेंटरीज इन्वेंटरीज, IAS2 स्टैंडर्ड है ना इन्वेंटरीज का। IAS2 स्टेट्स दैट इन्वेंटरीज आर वैल्यूड नॉट, अब यहां पे लफ्ज कॉस्ट इस्तेमाल नहीं हो रहा, इन्वेंटरीज को वैल्यू करना है एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, कॉस्ट और एनआरवी, ठीक है जी। तो इन्वेंटरीज की वैल्यू जो बैलेंस शीट में नजर आनी चाहिए, स्टॉक की इन्वेंट्री की वैल्यू वो होनी चाहिए लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो आपने इन्वेंट्री जो आपके पास पड़ी होगी उसको आपने चेक करना है ईयर एंड पे कि इस इन्वेंट्री की कॉस्ट लोअर है कि एनआरवी।
जो लोअर होगा वही उसकी वैल्यू होगी, वही उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, ये IS 2 ने कहा था। खैर अब हम शहरयार के सवाल की तरफ आते हैं, बल्कि नहीं, ये हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। और सबसे पहला स्टेप जो इस तरह के सवालों में हुआ करेगा वो हम लिख लिया करेंगे कि हमारे स्टॉक की कॉस्ट है कितनी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, टोटल कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक की कितनी है, इधर ही लिख लो। 10 मोबाइल्स पड़े थे इसके पास, हर एक इसने खरीदा था 70,000 रुपए का बेचारे ने, तो टोटल कॉस्ट इसकी है 7 लाख। ये है कॉस्ट, ये क्या है जी, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अच्छा अब ना आप को मसला है इन 10 मोबाइल से, डिब्बा लगा दो इस पे। ये 10 मोबाइल जो हैं इनमें 2 डैमेज हो गए हैं। ठीक है, अब डैमेज वाले नजर आ रहा है कि शायद नुकसान दे जाएं। असल मसला ये होता है, नुकसान किसी भी चीज पे नुकसान आपको कब होता है, लॉस नुकसान की अंग्रेजी है, कब होता है लॉस, कब होता है लॉस, कब होता है, जब कॉस्ट से भी कम पैसे मिले। सादा सी बात थी। ठीक है, सादा बात, सीए के बच्चे हैं ना, सादा बात तो हो ही नहीं सकती ना, पर्चे में सादा बात आ जाए, नहीं ये नहीं हो सकता, कोई इसके अंदर कोई और बात हो। सादा बात भाई, कोई भी चीज नुकसान कब देगी, जब जितने की आपने कॉस्ट या उसने आपको जितने की आपने खरीदी है उससे भी कम पे बिके, तो आपको नुकसान है ना। 100 की चीज खरीदो, 110 की बेच दो, 101 की भी बेच दो, 100 की भी बेच दो, नुकसान नहीं है, फायदा कोई नहीं। 100 की चीज 90 की बिकेगी तो नुकसान है। ठीक है, तो मसला यह है कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है इस वक्त वो आपको फ्यूचर में नुकसान देने लगा है, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में आ जाना है दमा दमा करते हुए, और कहना है फ्यूचर लॉस है, आज ही रिकॉर्ड करो, ये मसला है बस। ठीक है, सही है ना। अच्छा, तो एक बात तो ये हो गई कि हमें मसला क्या है कि फ्यूचर में जो हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है वो लॉस ना दे जाए। अगर दे रहा है चेक करेंगे, अगर दे रहा है तो फिर लॉस आ। और ये NRV है क्या, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कि मिलना क्या है स्टॉक। बल्कि पहली बात तो मैंने की ही नहीं, भूल गया, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, जो यूनिट्स हमारे पास इस वक्त ईयर एंड पर पड़े हैं, अनबिक्ड अनसोल्ड। ठीक है, जो बिक्ड हैं जो सोल्ड हैं वो हमारा स्टॉक ही नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक कौन सा है, जो 31 दिसंबर 15 की शाम को इसके पास अनबिक्ड पड़े हैं, अनसोल्ड पड़े हैं। क्लियर है ये बात। ठीक है, तो पहली बात क्लोजिंग स्टॉक वो जो हमारे पास पड़ा है इस वक्त। दूसरी बात, अगर फ्यूचर में वो फायदे पे बिकना है तो फ्यूचर का गेन रिकॉर्ड करें, नहीं, मसला क्या है फ्यूचर का लॉस ना आ जाए, तो वो इस मैकेनिज्म से ना ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाया करेगा। कैसे, वो देखते हैं। ठीक है, अब ये 10 मोबाइल पकड़ लिया हमने कहा इन 10 में से 2 हो गए हैं डैमेज। ठीक है जी, और बाकी गुड है। डैमेज्ड मोबाइल्स की कॉस्ट निकाल के दे दो मुझे। कॉस्ट बदल जाएगी ना, डैमेज होने से कॉस्ट बदल जाएगी ना, डैमेज होने से कॉस्ट बदलेगी, कॉस्ट बदलेगी। कॉस्ट क्यों बदलेगी, जितने के खरीदे थे वही कॉस्ट है कि भाई जिसने जहां से इसने खरीदे थे शाम को वापस जाते हुए 31/15 की शाम को उधर ले गया, भाई ये ना कवे की वजह से गिर के टूटे हैं, तो 70 के आपने मुझे बेचे थे, थोड़ा कम कर देते हैं। चले छोड़े, तो खैर कॉस्ट नहीं बदलेगी, तो कॉस्ट ब्लू मार्कर से वर्किंग करते हैं। 2 मोबाइल्स थे, हर एक 70,000 का खरीदा। किसी को नजर नहीं आ रहा था, मैंने बोला है, मैं ये चाह रहा हूं कि बहुत क्लियरली नजर ना आए, क्योंकि मैंने ब्लैक वाली जो फिगर लिखनी है ना वो सामने नजर आनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने कॉस्ट निकाली है 2 मोबाइल की, 2 into 70,000। ठीक है, तो 1,40,000 कॉस्ट थी इन डैमेज मोबाइल्स की। अब डैमेज हो गए, शक पड़ गया कि कहीं नुकसान ना दे जाएं। अभी तो नहीं बिके, दिया नहीं है नुकसान, अभी तो पड़े हमारे पास पड़े हैं, हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन फ्यूचर में कहीं नुकसान ना दे जाए, और चेक कर लेते हैं। अगर फ्यूचर में नुकसान दे रहे हैं तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहते हैं आज ही रिकॉर्ड करो। ठीक है, तो फिर NRV निकालेंगे। NRV कहते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये शॉर्ट फॉर्म मैंने यूज कर ली, नीचे पूरा नाम भी लिख देता हूं। इसके लिए एक वर्किंग हम किया करेंगे छोटी सी। ठीक है, तो यहां पर मैं निकालने लगा हूं अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसकी शॉर्ट फॉर्म मैं यूज कर लिया करूंगा अब NR। ठीक है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालने लगा हूं ऑफ डैमेज्ड मोबाइल्स, ये भी लिख देता हूं आपको फिर, ऑफ डैमेज। ठीक है, अभी आपके पास ये स्टॉक में पड़े हैं, अब ये घर जाते हुए सोच रहा है कि ये सही करा के कमीशन कुछ देकर बिक सकेंगे। अभी बिके नहीं है, बिक सकेंगे, तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस
जहन में उसके एक चल रही है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। आप पहला सवाल ना सब कुछ पूरा पूरा लिखो, वरना वर्किंग है EST लिख लेता। खैर, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। कितने मोबाइल हैं? 2, और इसका अंदाजा है कि 75,000 के बिक जाएंगे, यानी 1,50,000 इसको मिल जाएगा। नहीं, ये 1,50,000 सिर्फ नहीं मिलना, ये मिलने के लिए, ये पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा, ठीक है। लेस कुछ रिपेयर कॉस्ट लगेगी जी, तो एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट है हमारी। 2 यूनिट्स, 2 मोबाइल हैं, हर मोबाइल को सही कराने में LCD यूनिट डलेगा 10,000 का, थोड़ा सस्ता डाल के लगता है आईफोन है। क्यों भाई उजैफा, लगता है आईफोन है? सैमसंग का तो होता तो पता है तुम्हें, 70,000 का मोबाइल, 60,000 का पैनल होता है जी। ऐसे ही है ना, 20,000। सो क्यों रहे हो यार, तुम्हारी दुकान हमने खोल दी, तुम मतलब बस पढ़ाई खत्म, दुकान खुल गई याशी जी। और लेस करेंगे इसमें से एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, और हर एक यूनिट पर 5,000 रुपए का कमीशन देना पड़ रहा है हर एक मोबाइल बेचने पर, तो ये 10। तो आपको नेट में फिर क्या आना है जी? 1,20,000, ठीक है। 1,20,000 क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है जी, डन। अब आपके पास एक चीज पड़ी है 140 की, और वो फ्यूचर में जितना मर्जी जोर लगा लें आपको 120 रुपए लाकर दे रही है, तो फिर 20,000 का लॉस आ गया ना। वो रिकॉर्ड कैसे करते हैं, दोनों सिस्टम में डिफरेंट तरीका होता है, उसको छोड़े फिलहाल, मैं अभी उसमें इंटरेस्टेड नहीं, मैं NRV लॉस समझा लूं होता क्या, ठीक है ना। बाकी सवाल में कहीं जरूरत पड़ेगी तो एंट्रीज भी देख लेंगे, कोई मसला नहीं है जी। तो मुझे बताओ, कॉस्ट 140 हो, NRV 120 हो, तो दोनों में लोअर क्या है? बड़ा मुश्किल सवाल था जी, 120 ही लोअर है, तो ये इसकी वैल्यू है। तो इधर देखो, ये क्या है? ये वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इस हिस्से की कितनी आ गई? 1,20,000, ठीक है जी, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, बाकी गुड स्टॉक भी तो पड़ा है, ठीक है। वो कितने यूनिट्स हैं? 8 यूनिट्स हैं, और हर एक वो भी 70,000 का ही खरीदा था, 560,000, 5,60,000 का ये भी है। अब देखो, जो गुड स्टॉक होता है ना, उस पर NRV टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर गुड स्टॉक भी आपका लॉस पे बिकना है तो फिर कारोबार बंद करो, जाओ फिर मोबाइल ना बेचो, फिर अम्ब बेचो मैंगो। बात समझे नहीं? अच्छा, आप कहते हो नहीं हमने तो आजमाना है, वैसे तो जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस है सही मोबाइल्स की वो कितनी है? 85,000 ना, तो 8 सही वाले हैं, 85,000 के बिक जाएंगे, 6,80,000 के रिपेयर कराने पड़ेंगे। अच्छा, वैसे तो सेलिंग कॉस्ट भी उसने नहीं लिखा होगा किन पे देनी, लेकिन आप जिद करते हो नहीं जी सेलिंग कॉस्ट तो हर एक पे देनी पड़ती है, ले लो 1,000 कितना था? 5,000 सेलिंग कॉस्ट हर एक पे लगती है जी, ठीक है। कितना? 40,000, तो 6 लाख। ये क्या है? NRV, ठीक है ना। अब देखो, आपके पास एक चीज 560 की पड़ी है, फ्यूचर में वो बिक जाएगी 640 की, तो फ्यूचर का लॉस है कि गेन है? तो गुड यूनिट्स पे NRV टेस्ट लगाने की मेरा नहीं ख्याल कोई जरूरत भी होती है, ठीक है। आप सिंपली क्या कर दिया करें, चेक करना तो कर लें, लेकिन नजर आ जाएगा आपको, आप लिख दिया करें नॉट एप्लीकेबल। NRV क्या निकालनी है फ्यूचर? अगर हमें गुड यूनिट्स में भी फ्यूचर में लॉस ही देना है तो फिर दुकान क्यों खोली, बंद करें, जाएगा चिपस लगाएं जी। तो लोअर क्या है? 560, ये कॉस्ट पर ही पड़ा होता है, नॉर्मली कॉस्ट पर ही स्टॉक पड़ा होता है, वही लोअर होती है, क्योंकि आप कारोबार कर रहे हो। कॉस्ट मतलब जितने पड़ा, NRV जितने आप ला देगा स्टॉक, तो नॉर्मली कॉस्ट ही कम होती है। तो नॉर्मल इवेंट्स के अंदर नुकसान का खर्चा कब आता है? जब जितने की चीज पड़ी उससे भी कम पैसे रियलाइज होने जा रहे हैं फ्यूचर में, तब नुकसान है, ठीक है, सही है। तो दोनों को टोटल करें जी, 680,000, 680,000 ये आ गया जी, ये वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये क्या है? वैल्यू, और ये है वो फिगर जो अपीयर होती है बैलेंस शीट में। दिस फिगर विल अपीयर इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है जी। ये था जी आपका NRV का कॉन्सेप्ट। एक छोटी सी बात और भी देख लें, 700 से स्टॉक को राइट डाउन कर लिया हमने 680 पे, राइट डाउन ऑफ इन्वेंटरी भी इसको कहते हैं NRV लॉस पे रिकॉर्ड करने को, ठीक है। तो कितना डिफरेंस आ रहा है? ये 20,000 का डिफरेंस, ये NRV लॉस कहलाता है। ये क्या है जी? NRV लॉस की फिगर है ये, ठीक है ना। वो बेसिकली इसी पर ही आया है
फ्यूचर में जो लॉस रिकॉर्ड होना था आज ही कर लेंगे। अब वो पीरियोडिक सिस्टम में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को कम करते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाती है, खुद ब खुद चार्ज हो जाता है, और परपेचुअल सिस्टम में इसकी एंट्री करनी पड़ती है, कॉस्ट ऑफ सेल, डेबिट, इन्वेंट्री, क्रेडिट। लेकिन मेरे लिए जरूरी नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि इसकी को जरूरत है, हमें पड़ेगी तो मैं एंट्रीज लिखवा भी दूंगा, ठीक है। बहरहाल फिलहाल सिर्फ ये समझाना था एनआरवी लॉस होता क्या है और कैसे कैलकुलेट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें, जल्दी से करें, उसके बाद 5 आपका होगा। मैं मिटा नहीं रहा उसको, पहले 4 कर लें, अब जल्दी से पढ़ लें, कम से कम पढ़ लें, फिर मिलकर कर लेते हैं। उन्होंने पढ़ लिया, वो शुरू कर दें करना, इसी तरह से करना है। ले आए पढ़ लिया, ये देखें आप मिलके करते हैं। द क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट ऑफ अ कंपनी एट 31 जनवरी X3 अमाउंटेड टू 2,84,700। ये कॉस्ट है। रिक्वायरमेंट है व्हाट शुड बी द इन्वेंट्री वैल्यू। तो वैल्यू क्या होती है जी, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो वो टेस्ट फिर लगा लेना है अगर एनआरवी का डाटा गिवन हो, वरना एनआरवी का डाटा ना गिवन हो तो फिर जो कॉस्ट है वही एनआरवी, मतलब जो कॉस्ट है वही वैल्यू है, यूं कहना था बेहतर। अगर लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इतनी है और कोई एनआरवी का डाटा नहीं है तो मतलब सब कुछ सही है, नॉर्मल है, तो वो कॉस्ट ही वैल्यू है, वही लोअर होगी, ठीक है ना। अब नॉर्मलिटी होगी तो सवाल बता देगा। वैसे वैल्यू क्या होती है, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। चलें बस पता है आप। अच्छा, सवाल शुरू करते हैं, वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली चीज, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 31 जनवरी X3 पे कितना है, 2,84,700। तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 284,700, ये क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट है। लेकिन उन्होंने वैल्यू मांगी है और नीचे गड़बड़ें बताई हुई हैं, सवाल में पढ़ लिया सबने। आगे वो कहता है फॉलोइंग आइटम्स, कौन कौन से, ये 400 कोटें और 800 शर्टें, 400 कोटें और 800 शर्टें, ये आइटम्स इंक्लूडेड हैं एट कॉस्ट इन द टोटल। मतलब इस टोटल में ये 2 आइटम्स शामिल हैं। अच्छा जी, जाहिर है स्टॉक पड़ा ही होता है, ये टोटल कॉस्ट है तो ये भी कॉस्ट पर ही पड़े। फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड एट कॉस्ट इन द टोटल, क्या 400 कोटें विच हैड कॉस्ट 80 ईच। आगे ना पढ़ो, 400 कोटें, 400 कोटें, इनकी कॉस्ट निकालनी है तो ब्लू मार्कर से जी। कितने कोटे हैं, 400 कोटे हैं और हर एक कोट की कॉस्ट उसी है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ कोटें कितनी है, 32,000। ठीक है, ठीक है, ये टोटल कॉस्ट में ये शामिल है, कॉस्ट पे। नेक्स्ट, एंड नॉर्मली सोल्ड फॉर 1,50,000 ईच, 1,50,000 ईच ओइंग टू अ डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चर। जैसे ये वेस्ट कोट है ना, वो कोट की बाजू नहीं थी, डिफेक्ट आ गया तो ठीक है। एक नहीं थी ना, मसला ये है, 2 होती तो वेस्ट कोट बन जाए, एक बाजू नहीं थी, एक थी। ओइंग टू अ डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चर, लेकिन बेच फिर भी लिया कि मॉडल को बुलाया, उसको उन्होंने कहा कि यार तू एक बाजू वाला कोट पा के ना 2 कुछ अगर कैमरे से ला दे, बिक जाने ने, ठीक है। क्या करेंगे, जो पैसे भी आया उसका 5% तुम्हारा, ठीक है। तो वो कह रहा है ओइंग टू अ डिफेक्ट इन मैन्युफैक्चर दे वर ऑल सोल्ड आफ्टर 31 जनवरी। भाई चाहे आप फरवरी में बेचनी है और फरवरी में बैठ के ये बना रहे हैं ना, तो 31 जनवरी पे अनबिक्ड हैं, 31 जनवरी पे स्टॉक ही हैं। चाहे वो यूं के अल्फाज भी बोल देना कि ये जनवरी के एंड पर इतने पड़े थे, इसके बाद बिक गए हैं। मैं फरवरी में बैठ के भी कह रहा हूं ना कि फरवरी में बिक गए हैं, तो 31 जनवरी पे तो बिके नहीं थे ना, तब स्टॉक थे, ठीक है ना। तो ऐसे जुमलों से कोई परेशानी होना कि सोल्ड हो गए, एक्चुअल सोल्ड हो गए, वो भाई जनवरी के बाद सोल्ड हुए ना, 31 जनवरी में तो स्टॉक ही है, ठीक है। तो उसको वही उसूल लगाने जो पढ़ाए हैं। अच्छा, तो दे वर ऑल सोल्ड आफ्टर 31 जनवरी X3 एट 50% ऑफ देयर नॉर्मल प्राइस। 50%, 1,50,000 नॉर्मल प्राइस थी,
आधी कीमत में बेच लिया हम, एक बाजू वाला कोट बेचता। सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5% ऑफ द प्रोसीड्स, जो भी रिसीव होगा उसे कहा तो उसका 5% तुम्हारा। डिफेक्टिव है ये गुड्स, एनआरवी निकालना पड़ेगा इसके लिए। वर्किंग नंबर 1, तो एनआरवी ऑफ कोटे हैं, देखें बच्चों ये वर्किंग 1 है। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 400 कोटे हैं और 75 रुपए का एक कोट बेच लेंगे, ये एस्टिमेट है हमारा, ठीक है। कितना? 30,000। लेकिन कोई रिपेयर शिपेयर नहीं कराया, बस कमीशन दे दिया है, ठीक है। तो एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट है जी वो 30,000 जो रिसीव होना है ना प्रोसीड्स, उसका 5% हमने कहा जी हम दे देंगे कमीशन, तो ये बन गया 1500 और बाकी 28,500 अपने बोझे में, कोई रिपेयर नहीं करवाया। अब ये क्या है? नेट रियलाइजेबल। अब हमने एक चीज 32,000 की खरीदी थी, नहीं थी रिटर्न पॉलिसी, जहां से आए डिफेक्टिव से नहीं वापस हो सकते थे, अब नहीं कर सकते हम, ठीक है, वो हमें कॉस्ट पड़ गई थी। अब वो जितना भी जोर लगा लें तो 28,500 ही लाकर दे रहे हैं हमें, तो फिर वैल्यू क्या है? लोअर, तो लॉस को रिकॉर्ड कर लेंगे, ये एनआरवी लॉस आ गया। 28,500 ये है वैल्यू, क्या है जी ये वैल्यू, ठीक है, डन। नेक्स्ट, फिर शुरू से पढ़ के आते हैं, ये तो हो गया ना 1। फॉलोइंग आइटम्स वर इंक्लूडेड एट कॉस्ट इन टोटल 800 शर्टें विच हैड कॉस्ट 20 ईच। आगे ना पढ़ो, कोटें के साथ शर्टें, 800 कोटें, 400 कोटें और 800 शर्टें, शर्टें से भी आगे निकल के भाई शर्टें कह रहे हैं, अच्छा जी। हर एक की कॉस्ट कितनी है? तो 800 इंटू ₹20, क्या है टोटल कॉस्ट कितनी आई थी? ठीक है जी। These two were found to be defective, इनके कॉलर नहीं थे। These two were found to be, जैसे भाई की शर्ट के कॉलर नहीं है, ठीक है, मेरे कॉलर में तो बैन लगा हुआ है, अभी बैन लगा, कॉलर ही नहीं, शर्ट के कॉलर ही नहीं थे, शर्ट के कॉलर गलत है ना, शर्ट के कुर्ते कॉलर ना फिर भी तो मानने बात, तो वही टू डिफेक्ट। These two were found to be defective, लेकिन अब ऐसे नहीं बेचना इनको, फिर किसी ने मशवरा दिया हमें, आजकल जी फैशन आया हुआ है, जेडे मर्जी रंग की शर्ट है उत्ते चिट्टा कॉलर ला दो, आप भी लगा दें, थोड़ा खर्चा होगा हर शर्ट के ऊपर, ठीक है, 5 रुपए में कॉलर लग जाना है हर शर्ट पे, ठीक है, और कमीशन बाहर जो एजेंट खड़े होते हैं ना, वो 1 रुपया हर शर्ट के ऊपर उनको देने का, देखो कैसे बिकती है तुम्हारी शर्ट, ठीक है, 28 रुपए की बिक जाएंगी। हमने कहा अच्छा ठीक है, ये लिखा हुआ, दीज टू वर फाउंड डिफेक्टिव, रेमेडियल वर्क कॉलर लगवाया इन फरवरी X3, 31 जनवरी पढ़ी है, फरवरी में ये रेमेडियल वर्क करवाया, कॉलर लगवाया, रेमेडियल वर्क इन फरवरी X3 कॉस्टेड 5 पर शर्ट, रिपेयर कॉस्ट कितनी आई? 5 रुपए, एंड सेलिंग एक्सपेंसेस वर 1 पर शर्ट, 1 रुपया सेलिंग एक्सपेंस पे किया, दे वर सोल्ड फॉर 28 ईच, और 28 के ये बिक गए। एनआरवी वर्किंग 1 नहीं चलाओ, एनआरवी ऑफ शर्ट्स जी बच्चों, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या है? अब 800 शर्ट्स हैं और हर एक 28 की बिक जाएगी 22,000 लेस, लेकिन बातें मत करो बेटा, लेकिन इन्हें सही कराना पड़ेगा, 5 रुपए ईच पर 4,000 इस पे खर्च हो जाएगा, और कमीशन भी देना पड़ेगा 800 रुपया। एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट 800 इंटू ₹1 और टोटल 17,000। अच्छा बच्चों एक बात बताऊं आपको, डैमेज हो जाने का मतलब 17,600 बोला ना, यानी एनआरवी टेस्ट लगाने का मतलब ये लाजमी नहीं है कि लॉस आया ही है, ठीक है। ये जो आपको ऑफ लगा के रखा होता है उन्होंने, वो क्या चीजें नुकसान पे बेच रहे होते हैं, उनके इतने मार्जिन होते हैं, 100 की चीज खरीद के पहले आपको 200 की बेचते थे, अब वही उन्होंने 100 की चीज 120 की लगा दी, ठीक है। जब मौसम था, जब नई थी चीज, ज्यादा पैसे थे, जब मौसम गुजर गया, चीज पुरानी हो गई तो ऑफ कर दिया। अब वो ऑफ में नुकसान कोई भी नहीं कर रहा होता, मैक्सिमम क्या होगा, कॉस्ट पर ही वापस कर देंगे, चलो यार पैसे वापस आ गए, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि आपकी शर्ट्स अगर डैमेज हैं तो नुकसान ही देके जाएंगी, आपने कॉलर कूलर लगाए और कमीशन वगैरह तो दिया, और स्टिल आपने थोड़ा सा प्रॉफिट फ्यूचर में कमा लेना। जब फ्यूचर में प्रॉफिट कमाना है तो फिर इधर देखो, आप एनआरवी पर उसको, एनआरवी फ्यूचर में ये 1600 रुपए दे जाएगी ये शर्ट्स, आपने लोअर पे ही रखना है, आप फिर इसको कॉस्ट पर ही रखें, आपका ये स्टॉक का जो आइटम है ये अब एनआरवी पे नहीं बल्कि कॉस्ट पे नजर आएगा, और कॉस्ट है 16,000, ठीक है बच्चों।
तो जरूरी नहीं है आप एनआरवी टेस्ट लगाएं तो आपकी एनआरवी ही लोअर आए, कभी कभी ऐसा भी होता है ये टेस्ट फेल हो जाए और कॉस्ट पर ही पड़ा रहे। बस टोटल करें और स्टॉक निकाल लें। खुदा का खौफ करें, जो बाकी स्टॉक है वो कहां जाएगा, वो स्टॉक नहीं है। हाँ, इसको नहीं भूलना, प्लीज नहीं भूलना। रिमेनिंग स्टॉक भी तो पड़ा है, रिमेनिंग स्टॉक किसका है, वो भी तो हमारा है। ये 8 मोबाइल भी तो पड़े हैं जी। अब इनकी कॉस्ट निकलेगी कैसे, टोटल कॉस्ट माइनस इज इक्वल टू, तो बैलेंसिंग बेसिकली यहां पर निकाल ली हमने रिमेनिंग की कॉस्ट जी। तो 84,700 माइनस 32,000 माइनस 16,000, 236,700। अब ये गुड स्टॉक है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया, एनआरवी टेस्ट एप्लीकेबल ही नहीं है। ये 2-3 जुराबें होंगी भाई क्या जी। तो टोटल 281,200। नाउ दिस इज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड दिस फिगर विल अपीयर इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, ये जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, जिसकी एंट्री होगी स्टॉक डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। थक गए हो फिर तुम कहते हो हम तो कुछ कर ही नहीं रहे। नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चे ना बहुत नाजुक मिजाज हुए होते हैं, क्योंकि वो दूर होते हैं, उस्ताद के पास नहीं होते। फिर छक्के मारे तो नहीं, वो खेलते तो रोज है ना ले आए जी। भाई पिक्चर ले लें जिसने नोट नहीं किया, क्योंकि अगले 10 सेकंड में, हाइब्रिड वालों कह रहा हूँ, अगले 10 सेकंड में कैमरा इस तरफ आ जाएगा। हाँ सही कहते हैं लेकिन उनके ना पेपर्स आते रहते हैं, नहीं वो इकट्ठा टेस्ट नॉर्मल दे नहीं रहे होते, कोई बच्चा कभी दे रहा है, कोई कभी दे रहा है, कोई कभी दे रहा है। अच्छा जी ले आए भाई, 10 सेकंड कहते हैं, हमें भाई 20 सेकंड हो गए यार। ये 5 होमवर्क में करना है आपने, ठीक है, 6 तो हमने पहले किया हुआ, 5 होमवर्क में करना है आपने। ये 4 जैसा ही है। सिबी पेज 175, चलो सिबी चलते हैं, सर्दी बहुत आ गई। मार्जिन मार्कअप हो गया समझो, वैसे करवा दूंगा लेकिन आपको फॉर्मूला याद करवा दिया, गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज इनटू रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज, वही फॉर्मूला लगाना है। छोटे छोटे सवाल है, वो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कि इन्वेंट्री की तरह से 2 दिन खपना पड़ेगा हमें। वो अब जिस सवाल के अंदर आएगा ना, मैं वहां पर भी सिखाऊंगा और साथ ही 2 सवाल वहां मार्कअप मारने के भी साथ ही करा के पढ़ा दूंगा उसको। जी बेटा चुप करें जी। 2 एनआरवी कैसे होंगी बेटा? बेटा ये मार्कर है, ये पेन है, ये मुझे कॉस्ट किया लेट से 10,000 का, ये या 8,000 का फ्यूचर में बिकेगा या 7 का बिकेगा, तो एक ही एनआरवी होगी ना। विद किसके सेल करेंगे तो बेटा वो तो डिफरेंट हो जाएगा। हाँ वो डिफरेंट 2 सिनेरियोज बन जाएंगे, ऐसे नहीं होगा कोई एक ही देगा, वो कॉन्सेप्ट टेस्ट करना है तो जी। ट्रायल बैलेंस ऑफ सिबी ब्रदर्स, जो कि डीलर हैं इक्विपमेंट एंड मकाइंस के, डिड नॉट एग्री एट 31 दिसंबर 18 एंड द डिफरेंस वाज कैरी टू सस्पेंस अकाउंट, पेज नंबर 175। आप सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस डिफरेंस ले गए हैं, कितना डिफरेंस है ये उन्होंने नहीं बताया, हमें उससे कोई लेना देना भी नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना भी नहीं है, चुप करके ना बैठना जी। क्योंकि रिक्वायरमेंट में उसने कहा है जनरल एंट्रीज जनरल एंट्रीज कर दो और करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट कंप्यूट करो। उसने सस्पेंस नामे का बनाने का कहा ही नहीं, अगर सस्पेंस बनाने का कहता तो फिर सस्पेंस का बताता कि डिफरेंस कितना है, जैसे पिछले मून मार्ट वाले सवाल में हमने परसों निकल गया था, ठीक है परसों किया था मैंने, कल तो इन्वेंट्री लेगा सारा। अच्छा आज भी इन्वेंट्री लेगा? नहीं आज नहीं, आज तो पूरे 20 मिनट पड़े हैं, 20 मिनट में ये सवाल जो है आपकी मुश्किल वाली एडजस्टमेंट तक पहुंच जाना है जो आपको तंग कर रही है। अच्छा तो इसका मतलब मुश्किल 1-2 एडजस्टमेंट आ भी जाए ना सवाल में, तो सवाल के नंबर 18 है ना, तो उसमें से कोई 13-14 आपके हुए होते हैं, एक आधी एडजस्टमेंट में मसला आता है, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट, जो हो रहे हो उनको देखा करो, ठीक है। अच्छा ठीक है जी, तो ट्रायल एग्री नहीं कर रहा, डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट में उन्होंने रख लिया है,
द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रायल शोड अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 854। अब जिस ट्रायल में ही डिफरेंस है उससे बनने वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहां से सही होनी है, तो फिर ये प्रॉफिट सही नहीं होना। तो उसने यही कहा है रेक्टिफाइंग एंट्रीज कर दो और ग्रॉस प्रॉफिट को एडजस्ट कर दो। अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट ये कल बताऊंगा क्योंकि कल मैंने टाइम थी वाला सवाल करना है। वैसे इतना तो पता है ना आपको कि सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसमें स्टॉक्स पड़े होते हैं, परचेजेस और स्टॉक पड़ा होता है, और फिर जीपी। तो ये सारी कहानी यहां तक जो होती है इसको ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर ऊपर। और उसके बाद की कहानी जो है एड अदर इनकम, लेस एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट तक की जो कहानी होती है, ये कहानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। ठीक है, तो जब उसने जीपी का कहा ना, तो जीपी को सिर्फ वही चीजें हिट करेंगी जो जीपी से ऊपर वाली है। ठीक है ना, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, अदर इनकम है, तो उस जीपी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो एडजस्टमेंट ना लिखते रहना। खैर ये इंशाल्लाह कल बड़ी तफसील से बात मतलब मंडे को होगी जब टाइम में थी वाला सवाल हमने करना है। ओके लेकिन अब आसानियां होगी काफी। अब इस टॉपिक का 70-80% क्वेश्चन आपसे होने लग गए। मैंने सबसे हैवी सवाल आपको करवा दिए जितने थे। पीछे सवालों में कोई जान नहीं है, एक दो एडजस्टमेंट बस। सारे में जान वाले सवाल यहीं से शुरू हुए थे, जान वाले सवाल तो 13 से 13, 14, 15, 16, 17, 18 प्लस टेस्ट का ये सवाल स्टार पीएलसी स्टार वाला स्टार ट्रेडर था, जो भी नाम था, स्टार था सर सब था, हाँ कोई इस तरह का नाम था। ठीक है, ये सवाल भी बड़ा अहम है, और जो टर्म टेस्ट में आएगा वो सवाल, बस ये सवाल डाल के टोटल आपका पैकेज बन जाएगा करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक का। ये सवाल आपके तैयार है इंशाल्लाह। ये टॉपिक में मैं ये नहीं कहता 100% मार्क्स आएंगे, बट मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि 70% तक मार्क्स आ जाएंगे। तो ये बहुत होते हैं किसी भी टॉपिक के अंदर। ठीक है, 100 भी आ सकते हैं, बट टू बी ऑन सेफ साइड 70%। सस्पेंस अकाउंट बनाना हमने सीख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एडजस्ट करना प्रॉफिट को हमने सीख लिया, इंपैक्ट भी देख लिया, प्रॉफिट एंड एडजस्टेड को एडजस्टेड करना भी सीख लिया, अभी और भी करना है, बैलेंस शीट गलत वाली को सही करना हमने सीख लिया, करेक्टिंग एंट्रीज हम कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं जिस तरफ जाए। इंशाल्लाह पासिंग मार्क्स से सवाल दे देगा आपको इन सवालों करने के बाद। कितने दिन हो गए वैसे हमें ये करते हुए यार, करेक्शन वगैरह जिस दिन शुरू हुआ है, हफ्ता हुआ है। वेरी गुड, आपकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है अगर आपको समझ आ रहा है तो। ठीक है, अब अल्लाह करे मंडे को बहरहाल मैंने स्टेटमेंट इक्विटी की बुनियाद डालनी है। स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट इक्विटी में डिविडेंड कितनी किस्म के होते हैं, उनकी एंट्रीज कैसे होती हैं। जिस जगह पे मैं देखूंगा ना कि मुझे आधा घंटा 20 मिनट चाहिए 25 मिनट, तो मैं ये सवाल ही ऐसे हैं किसी भी एडजस्टमेंट पे रोक दो, मैं इसलिए तो यहाँ पे कर रहा हूँ, किसी जगह पे रोक दूंगा अगले दिन वहां से आगे शुरू कर लूंगा। तो मैंने मंडे को इंशाल्लाह स्टेटमेंट इक्विटी की बुनियाद डाल देनी, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इन 3 दिनों के अंदर वो टॉपिक फुल फ्लैज एग्जाम लेवल पर। ठीक है, और टर्म टेस्ट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी होगा। ठीक है, बिग टाइम। ओके भाई, प्रैक्टिस साथ साथ करो, मैंने कह दिया था पिछले की तैयारी कर लो, प्रैक्टिस साथ साथ करो। करेक्शन ऑफ एरर, स्टेटमेंट इन इक्विटी ये पेपर में है, मैं मशवरा नहीं मांग रहा हूं, ये है। इतना आसान टॉपिक है कि आप कहोगे जब हम कर रहे होंगे ना, आप कहोगे अल्लाह ये तो लाजमी हो, इसलिए तो नंबर मिलने हैं हमें, बाकी को मिले ना मिले। कैसी बात करते हो यार, सवाल कर लें। ड्यूरिंग रिव्यू फॉलोइंग एरर्स वर पता लगे। अ सेल इनवॉइस ऑफ 24 was debited to, वो बाद में देखते हैं, पहले बताओ ओरिजिनल एंट्री। सेल इनवॉइस एंट्री होती है डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 24 से। देखो एक बात एंड वाली पढ़ लिया करो पहले से आके, अदर इन्फॉर्मेशन कोई दी हो तो। एसबी यूजेस पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड। अच्छा, ऑफिस मशीन्स आर डेप्रिशिएटेड एट 10% फ्रॉम मंथ ऑफ एडिशन यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस। कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड, यानी इंडिविजुअल अकाउंट्स बनते हैं, कंट्रोल अकाउंट नहीं बनाते। ठीक है, अच्छा सेल इनवॉइस 24 की थी, यानी डेटर डेबिट, डेटर कंट्रोल डेबिट नहीं किया मैंने, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। ठीक है, वॉज डेबिटेड टू डेटर अकाउंट एज 42। ये क्या बनाया उन्होंने, अच्छा ये तो भी बनाया, वॉज डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट एज 42। लेकिन सेल्स के बारे में तो खामोश है ना, उससे सही है। ये ओरिजिनल रॉन्ग सवाल के अंदर गिवन सोल्यूशन में नहीं थी, इसलिए मैंने ये पिछली क्लास में डिब्बा बना लिया, और यहां से फिर सिर्फ जी नहीं ये जी। अब ओरिजिनल रॉन्ग हमारे सामने है, रेक्टिफाइंग सोल्यूशन में डेटर डेबिट हमारा 24 से हो गया 42 से ज्यादा डेबिट हो गया। कितना ज्यादा डेबिट हुआ है, 18 से ज्यादा डेबिट हुआ है, तो डेटर को सही करने के लिए कर दो 18 से क्रेडिट, और सेल्स क्रेडिट होना था 24 से, हो गया क्रेडिट 24 से ही, कुछ नहीं करना, तो अब एंट्री पूरी करनी है, तो सस्पेंस को डेबिट। डन, नेक्स्ट। मुश्किल एडजस्टमेंट होती है सवाल में, कब कह रहा हूं नहीं होती है, लेकिन आसान भी तो होती है। तो किसी भी सवाल पे अड़ जाओ, जब कैश फ्लो का सवाल करेंगे बैलेंस हो जाती है, पता लग जाता है सवाल सही है या गलत। नहीं बैलेंस हुई है 2 मिनट में देखो, नहीं समझ आई तो आगे चलो।
क्योंकि 10 मिनट लगा के 2 नंबर वहां से निकल भी आए तो वही 10 मिनट में अगले सवाल में 10 नंबर मिलने थे। ठीक है ना, हर सवाल में आसान नंबर होते हैं, वो पहले ले लो, छोड़ो मत। जो एडजस्टमेंट मुश्किल लगे याद करते हैं तुम्हें आगे चलो। सवाल 2 दफा पढ़ के शुरू करना है तो पहले ही पता होता है कि ये 2 3 4 5 6 ये आसान एडजस्टमेंट्स है, पहले फटाफट उनको फटका दो, नंबर सही लिख लो बस। उसके बाद मुश्किल पे टाइम लगाओ, और 1 2 जो बच जाए टाइम पूरा हो जाए आगे चलो, ऐसे पर्चा पास होता है। ठीक है, अच्छा सॉरी, अ परचेज ऑफ 23 was entered in purchase day book as 32। अगली बात अगर ना लिखी होती तो मैं पहले बता दूं कि क्या होता, ठीक है ना। परचेज डे बुक में एंटर हो जाने का मतलब है डबल एंट्री ही पूरी की पूरी दोनों तरफ गलत हो गई, ये याद रखना। परचेज डे बुक में एंट्री होती है ना, वहां से फिर डबल एंट्री पोस्ट होती है। कहां बनाया था ये, अगर एक चीज यहां पर गलत, सेल डे बुक में यहां पर ये गलत ही एंट्री आ गई, यहां पर सेल डे बुक में गलत एंट्री आ गई तो इस टोटल में गलत हो गई, गलत हुई तो दोनों तरफ गलत चली गई। तो अगर कोई यूं कह देना पोस्टेड इन सेल डे बुक एज ऐसे, तो फिर डबल एंट्री ही गलत है। पर मसला ये है कि उसने आगे कुछ कह दिया, फिर मैं आगे वाली बात बाद में करता हूं, पहले इधर आओ। परचेज ऑफ 23,000 ओरिजिनल एंट्री तो करें ना, फिर देखते हैं हुआ क्या। परचेज ऑफ 23,000 है तो एंट्री होनी चाहिए परचेज डेबिट कितना 23,000 की, वॉज एंटर्ड इन परचेज डे बुक एज 32। अब इधर देखो, अगर इससे आगे कुछ ना लिखा होता, ये भी तैयारी कर लेना, तो इसका मतलब ये था कि परचेज डे बुक में एंट्री हो गई है 32 से, और दोनों तरफ 32 करना था फिर। लेकिन उसने कहा बच्चे परेशान ना हो, ऐसी गलती को सोचना ना पड़े, उन्होंने कहा परचेज डे बुक में एंटर हुआ 32 और फ्रॉम देयर पोस्टेड टू क्रेडिटर अकाउंट एज 3.2। अच्छा, तो उसने बता दिया है तो फिर हमने भी लिख दिया। अब आसान नंबर जी, परचेज डेबिट होना था 23 से, हो गया 32 से, ज्यादा डेबिट हो गया। कितना ज्यादा 9,000 से परचेजेस ज्यादा डेबिट हो गया। सही करने के लिए परचेजेस को 9,000 से कर दो क्रेडिट। नेक्स्ट, क्रेडिटर 23 से क्रेडिट होना था, सिर्फ 3.2 से क्रेडिट हुआ, यानी 19.8 से कम क्रेडिट हुआ, तो सही करने के लिए मजीद क्रेडिट, तो क्रेडिटर को 19.8 से क्रेडिट कर दो। अब सारा कुछ ठीक हो गया, कुछ बचा ही नहीं, तो फिर डेबिट किसको डाल दो, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट लो, अगली एडजस्टमेंट आपकी फेवरेट, एनआरवी आज पढ़ा दिया है और स्टॉक का इंपैक्ट वैसे आपको लेना सिखाया हुआ है, तो ये मुफ्त के नंबर अब हर एडजस्टमेंट में आपको मिला करेंगे। ठीक है, क्या फरमा रहे हैं, एन आइटम वॉज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री एट इट्स कॉस्ट। इंक्लूडेड है क्लोजिंग इन्वेंट्री में एट इट्स कॉस्ट ऑफ 94, ये कॉस्ट है। ये क्या हुआ, एन आइटम वॉज इंक्लूडेड इन क्लोजिंग इन्वेंट्री एट इट्स कॉस्ट ऑफ 94 ड्यू टू लोअर डिमांड, इट हैड अ नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ 81। अब एक चीज क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूडेड है बच्चों, इंक्लूडेड है क्लोजिंग इन्वेंट्री में कितने पर, 94 पर, जो कि उसकी कॉस्ट है। इंक्लूडेड है 94 पर, लेकिन जब इसकी एनआरवी 81 है तो होना चाहिए था इसको 81 पर, यानी ओरिजिनल तो ये था कि 81 पर ये नजर आता, रॉन्ग क्या हो गया, 94 पर ये चला गया। तो स्टॉक में एक चीज 94 की नहीं 81 की होनी चाहिए। अगर शामिल 94 पे हो गई है तो इसमें स्टॉक गलत तो हुआ है, गलती में बढ़ गया है, कम हुआ है, ज्यादा हुआ पड़ा है ना। एक आइटम 81 पर नजर आना चाहिए था, 94 पर नजर आ रहा है, तो स्टॉक में ये ज्यादा हुआ पड़ा है। बोलो, तो सही करने के लिए स्टॉक को क्या करोगे, कम। अब स्टॉक को कम करोगे तो स्टॉक क्या है, एसेट, एसेट को कम करने के लिए क्या करते हैं हम, क्रेडिट। तो दूसरा इंपैक्ट, कॉस्ट ऑफ सेल को क्या कर दोगे, बढ़ा लोगे, यानी डेबिट। तो फर्क कितना है दोनों का, 13 से एंट्री करोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री क्रेडिट। किधर गया यार ये जी, तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री क्रेडिट, इसको काट दो, कंफ्यूज कर रहा है तो। वैसे ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब बता ही दिया आपको, वो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दो तो भी लॉस ही है, एक्सपेंस डेबिट करो तब भी वही बात होती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट को काट दो, कंफ्यूज करेगा। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, डन। इतना ही आसान सवाल है। तो 60-70% मार्क्स इंशाल्लाह आपके तैयार हैं इस टॉपिक में से। लो जी, सब टोटल अगले पेज पे गलत चला गया, सुभान अल्लाह, ये तो सस्पेंस वाली गलती है। सब टोटल ऑफ 49 वाज कैरीड फॉरवर्ड एज 94, तो वो बाद में देखते हैं। अब ये चीज क्या है, पहले ये देखो हुआ क्या है, सब टोटल 49 था, गलती से 94 हो गया, यानी कि ये जिस चीज का भी सब टोटल है ये ज्यादा हो गया गलती में, सही करने के लिए कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं है क्या।
बस इन द ओ सेल डे बुक में तो सेल्स आती है ना, सेल डे बुक में। सेल लेजर नहीं कह रहा कि डेटर की कंफ्यूजन लो, बता दिया था उस दिन, ठीक है ना, एमएम वाले सवाल में, मून मार्ट में। सेल है, सेल। सेल गलती से ज्यादा हो गई है, सेल गलती से ज्यादा है, सही करने के लिए कम करना है। सेल की नेचर क्रेडिट है। ओरिजिनल रॉन्ग कुछ नहीं होना भाई, इसका ओरिजिनल रॉन्ग कुछ नहीं होना। ये देखो मैंने थर्ड एडजस्टमेंट में भी ओरिजिनल रॉन्ग मैंने कहा था मत पास किया करो, कोई जरूरत नहीं है स्टॉक वाली में। और यहां पे कास्टिंग वाली में भी ओरिजिनल रॉन्ग कोई नहीं पास होती। डायरेक्ट सोचो, सेल गलती से ज्यादा होगी, ऐसा ही है। सेल गलती से 94 पे चलेगी ना 49 की बजाय, तो सेल गलती से ज्यादा रिकॉर्ड होगी। सही करना है तो कम करोगे। सेल की नेटिव रे क्या है, और अगर इसको कम करना है तो क्या करोगे, डेबिट। अब सेल डेबिट कितना फर्क है, 45 से सेल डेबिट। और चूंकि ये कैरी फॉरवर्ड का फर्क है, कैरी फॉरवर्ड की गलती है, तो सस्पेंस को डालना है, तो सेल डेबिट, सस्पेंस क्रेडिट 45। ठीक है, सही है। ये सारी बातें हुई हुई हैं, कोई नई बात अभी तक नहीं आई। ठीक है, ये नई बात है। क्यों बेटा, नहीं, सेल डे बुक में एंटर कहां से सवाल आ रहा है, सेल डे बुक में एंट्री गलत नहीं हुई, कास्टिंग एरर है। तो अल्लाह पूछ, खलो जा खलो जा खलो जा खलो जा खलो जा खलो जा, आ जा यार, आ जा यार, प्लीज यार, प्लीज यार, प्लीज। कहां गया ये, देखो एग्जांपल्स ऑफ एरर विच हैव एन इफेक्ट ऑन सस्पेंस अकाउंट में। कास्टिंग एरर डे बुक में हो या अकाउंट में हो, एक चीज। दूसरी चीज, क्लोजिंग ऑफ एन अकाउंट ट्रायल में नहीं गया। तीसरा, वन टोटल ऑफ वन पेज इन टी अकाउंट, गलती से नेक्स्ट पेज पे गलत चला गया। टोटल ऑफ डे बुक लेजर में पोस्ट नहीं हुआ। ओपनिंग ऑफ वन अकाउंट ओमिटेड, दूसरे में जाते हैं। तो ये कैरी फॉरवर्ड की गलतियां बेटा, ठीक है ना। तो ये हमेशा कि क्लोजिंग बैलेंस अगले पीरियड में ओपनिंग गलत हो गया, कास्टिंग एरर हो गया, मैंने कहा था इनमें हमेशा सस्पेंस को हिट करना। वो तो सिर्फ ये बात लिखी हो ना कि जर्नल एंट्री पास थ्रू सेल डे बुक गलत हो गई है, तो फिर डबल एंट्री का सोचना है, वरना ठीक है। कहां थे हम और कहां चले गए, वो ये कभी नहीं भी समझ आती गल। खैर है बच्चों, यार अब मुझे मिल नहीं रहा। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा भाई। ये वेरी इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है, नंबर 5, वेरी 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 इंटरेस्टिंग। मुझे बताओ, डबल एंट्री पास होती है, लेजर बनता है, लेजर का क्लोजिंग ट्रायल में आता है, और ट्रायल से फिर उसको उठाकर लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। मेरा सवाल आपसे ये है कि ट्रायल में जो फिगर्स पहुंच चुकी होती हैं वो डबल एंट्री होकर पहुंच चुकी होती हैं, उनको ट्रायल से उठा के इनकम स्टेटमेंट में रखने की कोई एंट्री करते हो? नहीं, नहीं करते ना। चलो ये बात आपको पता है, सवाल पढ़ते हैं। रिटर्न इनवर्ड किसे कहते हैं, वही लिखूंगा मैं, ऐसे ही मैं परेशान होता रहता हूँ। सेल रिटर्न एंड रिटर्न आउटवर्ड। जब मैं रिलैक्स हो जाऊँ, आप काट के लिख लेना, ठीक है ना। एंड परचेज, मैं तो परचेज में भी आपको कहा कि लिख लिया करो ऐसे, ठीक है। अपीयरिंग इन द ट्रायल वाज 82 एंड 99 व्हाइल प्रिपेयरिंग द अमाउंट ऑफ सेल रिटर्न was shown as purchase return and vice versa। ऐसे ही मतलब उलट लिख लिया है। चलो अब जरा जरा जुमला आसान हो गया, ऐसे करना, जुमले में घूमता रहता है बंदा, रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड इनवर्ड, वही समझ आ रही। अब काम की बात शुरू करते हैं, सबकी तवज्जो ध्यान। सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न अपीयरिंग इन द ट्रायल वर 82। ट्रायल में ये सेल रिटर्न थी, बोलो, और 99 ये परचेज रिटर्न थी, ऐसे ही है ना। ओके, अच्छा, तो वो कह रहा है सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न जो ट्रायल में नजर आ रही थी वो 82 और 99 थी, ट्रायल में नजर आ रही थी, मतलब डबल एंट्री होके वहां तक पहुंच चुकी थी, डबल एंट्री में कोई गलती नहीं थी, ठीक है। आगे कहता है while preparing financial statements the amount of sale return was mistakenly shown as purchase return and purchase return was mistakenly shown as sale return, वाइस वर्सा लिखा हुआ है ना। अब मुझे बताओ क्या हुआ, मोबाइल छोड़ दे यार, पता तुमने लिया, रख ले जेब में, बेशरम। ट्रायल में डबल एंट्री होकर चीज पहुंच चुकी है, ट्रायल में कोई गलती नहीं है, ट्रायल तक आ गई ना, कोई डबल एंट्री कोई गलती नहीं थी। ट्रायल से उठाते हुए सेल रिटर्न को उठाया, परचेज रिटर्न के साथ में परचेज का नेट कर दिया, परचेज रिटर्न को उठाया, सेल के साथ नेट कर दी। अब भाई मसला तो है ना, फिगर्स डिफरेंट है, बोलो फिगर सेम होती फिर तो मसला नहीं था, फिगर्स डिफरेंट है, तो फिर डबल एंट्री में ना कोई ओरिजिनल एंट्री, ये होना चाहिए था भाई, कुछ नहीं, सही हुआ जो भी है, रॉन्ग में कुछ नहीं है, इधर कुछ भी नहीं है। इधर देखो रेक्टिफाइंग एंट्री भी कोई नहीं है,
5.5 नो एंट्री। एंट्री क्यों? क्योंकि एंट्री होकर ट्रायल तक पहुंचा है। ट्रायल से उठाकर इनकम स्टेटमेंट में लिखने की क्या एंट्री होती है बेटा चीजों की? कोई एंट्री नहीं ना। आपने सेल को परचेज, सेल रिटर्न छोड़ो, परचेज, सेल परचेज, सेल को गलती से परचेज लिख दिया, परचेज को गलती से सेल लिख दिया ट्रायल से उठाकर, तो क्या डबल एंट्री की गलती है? नहीं, बस सेल को परचेज किया, परचेज को सेल किया, तो उस डिफरेंस को खत्म करो। बात समझे हो? कोई एंट्री नहीं होनी है, लेकिन प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ेगा। और प्रॉफिट के इंपैक्ट को सीखना पूरा एक लेक्चर लगा डाला था हमने, वो तो हमने पूरा एक लेक्चर लगाया था। वो ठहर जाओ, मिटा ही लेते हैं, दोबारा लिख लेंगे। ले बच्चों, मुझे बताएं, अब ये तो पता लग गया कि डबल एंट्री कोई नहीं है, रेक्टिफाइंग एंट्री कोई नहीं है, ठीक है। हाँ, प्रॉफिट पे इंपैक्ट है। प्रॉफिट पे इंपैक्ट क्या है अब ये देख लेते हैं। सेल रिटर्न की बात करते हैं। तो सेल रिटर्न थी 82, गलती से लिख दी है 99, ऐसे ही है। तो सेल रिटर्न गलती में ज्यादा कर दिए, तो सही करने के लिए क्या करोगे? कम। सेल रिटर्न सही करने के लिए क्या करोगे? कम। अब मैंने कहा था इसको डायरेक्ट नहीं सोचना, सेल रिटर्न की कमी सेल का बढ़ना है, और सेल का बढ़ना प्रॉफिट को बढ़ा देगा। ये आसान हो जाता है काम, ठीक है। अब 99 और वो कितना, दूसरा कितना फर्क है? 17 से प्रॉफिट को क्या कर दो, सेल बढ़ रही है ना, प्रॉफिट को 17 से बढ़ा दो, ठीक हो गया। ऐसे ही दूसरी तरफ आओ, परचेज रिटर्न थी 99, गलती से 82 ले ली, तो परचेज रिटर्न गलती में कम ली, परचेज रिटर्न को सही करना है तो बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना है तो उसका इंपैक्ट सोचो परचेज पे, परचेज रिटर्न का बढ़ना, परचेज की कमी। परचेज इज एन एक्सपेंस, एक्सपेंस कम हो तो प्रॉफिट, अमाउंट तो वही है 17। तो कोई ओरिजिनल रॉन्ग एंट्री नहीं, कोई रेक्टिफाइंग एंट्री नहीं, सिर्फ प्रॉफिट पे इंपैक्ट डालना है, क्योंकि ट्रायल से एक एक्सपेंस को इनकम और इनकम को एक्सपेंस बना दिया, ठीक है। यार ये मसला क्या है, यहां से कौन गुजर के क्यों गया? अच्छा, क्लास अभी तो नहीं ना शुरू हुई यार, क्लास तो चल रही है, वही है जी, सही है बच्चों। तो एंट्री नहीं होगी रेक्टिफाइंग, सिर्फ सेल को यूं ना, सेल रिटर्न को छोड़ो, यूं समझ लो, सेल की फिगर गलती से परचेज लिख दी है, इनकम स्टेटमेंट परचेज की फिगर सेल लिख दिया, तो बस वो फर्क को बदलना है। एक इनकम को एक्सपेंस बनाया, एक्सपेंस को इनकम बनाया, गलती से ट्रायल से उठाकर, डबल एंट्री तो सही हुई पड़ी थी, ट्रायल से उठाकर फिगर गलत लिख दी, तो उसका असर सिर्फ प्रॉफिट पे गलत पड़ा हुआ है, उसको सही कर लो। तो ये 17 जमा 17 जमा 17 ये नजर आ रहा है, ठीक है। और लास्ट ये अगली दो एंट्रीज को देखो। अब पहली अगली एंट्री जो है ना, इसका सिर्फ सोल्यूशन देख लो, मैंने सही कर दिया। वैसे क्या हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड था, एंट्री होती है डिस्काउंट रिसीव्ड की, क्रेडिटर, डेबिट और परचेजेस, बेटा अब क्रेडिट होती हैं परचेजेस। मैं आपके लिए लिख देता हूं, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम जो आप करते थे ना, अब वो क्रेडिट जी। कितना? डिस्काउंट रिसीव्ड ऑफ 4.1 was posted to debit of discount allowed। क्रेडिटर के बारे में तो खामोश है ना, वो तो सही हो गया, लेकिन गलती से डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया, जिसको अब हम सेल्स में डेबिट करते हैं। मैं आपके लिए डिस्काउंट अलाउड लिख रहा हूं, ओके। अब डेबिट होना था, क्रेडिटर ने 4.1 से हो गया, कुछ ना करो। परचेजेस ने क्रेडिट होना था 4.1 से, नहीं हुई तो परचेजेस को क्रेडिट कर लो। अब ये देखो, परचेजेस क्रेडिट करनी है तो आप अपने सोल्यूशन को, अब ये सारे सोल्यूशन ना सही करेंगे, लेकिन सिर्फ वही सवाल जिनको मैंने करवाना है वो सही कर लें, बाकी भी आप सही कर सकते हैं। परचेज और सेल को जो हिट कर देते हैं, बस इतनी सी बात। नेक्स्ट, होना चाहिए था सेल्स को, परचेज डेबिट होगी, ये पता नहीं कहां से आ गई, ये गलत हुआ है। तो सेल को सही करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, तो सेल कर दो क्रेडिट, यहां पे आके लिखो सेल क्रेडिट। वो डिस्काउंट अलाउड की बजाय आप नई चीज लिखते हो ना, सेल्स, ठीक है। दूसरा इंपैक्ट सस्पेंस को, तो ये रेक्टिफाइंग एंट्री बन गई 82, 41 और 41। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव को हम सेल और परचेज में हिट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ना मैंने बच्चों को सिर्फ ये करवाया है, ये तो सही हो गया ना, घर पे कर लेंगे। बच्चों को सिर्फ ये करवाया है, मैं ना घर से उल्टा सीधा करके बस जैसे भी मुझे पता चला मैं लिख लाया था। कभी गाड़ी में बैठे हुए कुछ लिखा और कुछ राइटिंग ऐसी ही है, बस माजरत के साथ। ये वो अक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट है, ठीक है ना। वो गाड़ी में लिख रहा था कुछ कुछ, वैसे तो वो ये बस उल्टा सीधा है। ये तस्वीर खींच लो, इसको देख लेना, हो सकता है इससे कोई हेल्प मिल जाए। मैंने ये एडजस्टमेंट तो करवानी ही है, अक्यूमुलेटेड डेबिट वाली। यहाँ पे कोशिश की है मैंने, से डेबिट होना चाहिए था, वो समझ आ रहा है नहीं, गलती से इतने से क्रेडिट हो गया। कुछ कोशिश की है सही लिखूं, लेकिन नहीं लिख सका। तस्वीर बना लो, ट्राई करना। कल इंशाल्लाह सवाल को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, टाइमथी वाला सवाल करके जितना भी हो गया। लेकिन लाजमी है हम मंडे को जो करेंगे वो डिविडेंड्स और इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। होमवर्क में यही टाइमथी, ठीक है जी। 1 मिनट, जिंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।